बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस सीजन हमारा फोकस है वन हेल्थ, वन प्लैनेट, वन फ्यूचर, यानी कि एक स्वास्थ्य, एक ग्रह, एक भविष्य। हमारा उद्देश्य है सभी के लिए स्वास्थ्य और किसी को पीछे ना छोड़ना, क्योंकि केवल स्वस्थ भारत ही संपन्न भारत बन सकता है। मैं हूं अंबिका सिंह कामा और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2008 से भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, आज हम बात करेंगे एक्सपर्ट से उन मुद्दों पर जिन्हें महिलाएं और बालिकाएं लंबे समय से फेस करती आ रही हैं। भ्रूण हत्या से लेकर लिंग भेद, असमानता और यौन प्रताड़ना और हिंसा ही नहीं, न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भारत में बालिकाएं और महिलाएं उनका सामना करती हैं। लड़कियों के अधिकारों पर जागरूकता फैलाने के लिए, उनके साथ हो रही असमानता को सामने लाने के लिए और उनकी शिक्षा के महत्व को समझाने, उनकी सेहत और पोषण पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम आपके साथ आए हैं। इस स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे मानसी चौधरी से, जो फाउंडर और सीईओ हैं पिंक लीगल की। ये भारत का एक लौता और पहला मंच है जो बालिकाओं और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देता है। मानसी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी पिंक लीगल के बारे। पहला ऐसा वेबसाइट है जो गर्ल्स को उनके राइट्स के बारे बताता है और लॉज के बारे। आपने इस पहल के बारे कैसे सोचा? तो धन्यवाद अंबिका। तो बेसिकली जब मैं लॉ स्कूल में थी, मुझे ये समझ में आया कि भारत में महिलाओं के लिए काफी लॉज है, लेकिन महिलाओं को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि लॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में होते हैं और कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जहाँ पे आपको आपके लीगल राइट्स इजी लैंग्वेज, मतलब शुद्ध इजी भाषा में या फिर कंप्लीट और एक्यूरेट समझ मिले लीगल राइट्स के बारे में। सो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं फ्री में जाके अपने मोबाइल फोन से या किसी भी डिवाइस से देख के अपने राइट्स को समझ सकें। जैसे आपने बताया कि हमारे देश में जब आप लॉ पढ़े थे, आपने देखा कि बहुत लॉज हैं और ये सही है, लेकिन कई बार लड़कियों को पता नहीं लगता या पता नहीं लगने देते, एज फैमिली या पेरेंट्स या जो बड़े होते हैं। हमें बताइए कि ऐसे क्या वो इम्पोर्टेंट लॉज हैं या राइट्स हैं जो एक लड़की को पता होनी चाहिए कि वो उनके लिए काम कर सकती है। सो 3 बहुत महत्वपूर्ण राइट्स हैं जो मैं अभी कहना चाहूंगी। नंबर 1, घरेलू हिंसा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रहता है, जिसमें आपको फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और सेक्सुअल घरेलू हिंसा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी फैमिली मेंबर से जिनके साथ आप एक घर में रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं। नंबर 2 जो है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट। और हमें हमेशा लगता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल प्रकार का होता है, लेकिन लॉ के हिसाब से फिजिकल हैरेसमेंट, फिर वर्बल हैरेसमेंट जो कि स्पोकन वर्ड्स या बुरी लैंग्वेज में बोलना, गालियां देना, अब्यूजिव किसी वो भी मेंटली टॉर्चर करता है जी। हाँ, तो वर्बल अब्यूज और थर्डली नॉन वर्बल टाइप का, जो हम कभी मेट्रो में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि कोई अपने को घूर रहा है, छेड़छाड़ी। हाँ, छेड़छाड़ी, वो सब नॉन वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है, तो वो एक महत्वपूर्ण कानून है। और नंबर 3, वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिसे पॉश एक्ट कहा जाता है। तो हमने मीटू मूवमेंट के दौरान देखा कि ये भी काफी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और पॉश एक्ट के बारे में भी सभी महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए। जी, अगर मैं आपसे पूछूं, 2020 में आपने पिंक लीगल की शुरुआत की है, कोविड के टाइम था, लेकिन इन 2 सालों में आपने क्या देखा है? सबसे बड़ी चैलेंज लड़कियों के लिए क्या है, और जो सबसे ज्यादा वो जिसके लिए हेल्प ढूंढते हैं, वो आप क्या देखते हैं? तो पिंक लीगल पे सबसे ज्यादा जो हेल्प लड़कियां ढूंढती हैं, वो एक है घरेलू हिंसा। हमारे पास एटलीस्ट 90% जो भी महिलाएं आती हैं या लड़कियां आती हैं, वो घरेलू हिंसा के लिए आती हैं। और नंबर 2 है कि उन्हें शादी के लिए फोर्स किया जाता है उनके फैमिलीज के थ्रू देयर फैमिलीज। सो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये 2 जो प्रॉब्लम्स है। और नंबर 3
मैरिज, डिवोर्स या बच्चों की कस्टडी, ये भी एक प्रॉब्लम है जो महिलाएं फेस करती हैं। आपने जैसे ये समझाया कि क्या प्रॉब्लम्स है, अगर मैं आपसे पूछूं, एजुकेशन हम सबको पता है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है अवेयरनेस के लिए भी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम कितना जरूरी है कि जब हम लड़कियों को सही उम्र पर हम उनको उनके राइट्स के बारे में बताएं, उन्हें सिखाएं, ये किस तरह से उन पर इम्पैक्ट कर सकता है उनकी आगे वाली जिंदगी के लिए? तो मेरे ख्याल से लड़कियों को स्कूल से ही उनके राइट्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता है तभी वो आगे जाके कुछ एक्शन ले सकती है, या उन्हें समझ में आएगा कि मेरे साथ ये जो हो रहा है वो सही नहीं है और कानून में इसके खिलाफ मेरे लिए एक सोल्यूशन है और मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। तो इसलिए अगर स्कूल सिलेबस में ही राइट्स के बारे में इंक्लूड किया जाए तो वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रोग्रेसिव बात होगी। और मानसी, कोविड के दौरान आपने क्या देखा है, क्या चीजें सामने आई हैं कि आपको लगता है कि इसके लिए बहुत सारी लड़कियां, जैसे हमने सुना है वायलेंस बढ़ा है, ये भी देखा जा रहा है कि लड़कियां स्कूल से आगे पढ़ नहीं सकेंगी, फोर्स्ड मैरिज, अर्ली मैरिज भी ज्यादा हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग के केसेस आ रहे हैं, आपने क्या देखा है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, हमने भी देखा है पिंक लीगल के थ्रू कि कोविड के ड्यूरिंग घरेलू हिंसा काफी बढ़ गई है, और लड़कियों को जो फोर्स्ड मैरिज मैं बोल रही थी वो भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि काफी फैमिलीज इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रही है और उन्हें लगता है कि इस समय फिर लड़कियों को स्कूल पे खर्चा करने के लिए उन्हें मे बी पॉसिबल नहीं होता है, तो वो लड़कियों की शादी जल्दी करवाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनका बर्डन कम होगा। तो इस वजह से काफी लड़कियों का पढ़ाई रोक दिया गया है। एक आखिरी सवाल मानसी, आज हम इस लड़कियों पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। कितना जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, हमारे देश की लड़कियों को, हम अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ये यूएन ये गोल भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे वो स्टॉपिंग वायलेंस हो, हम किस तरह अपनी लड़कियों को सही मायने में हाउ कैन वी रिस्पेक्ट देम, उन्हें किस तरह हम एम्पावर कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो कदम है वो फैमिली को लेना पड़ेगा, और लड़कियां बर्डन नहीं होती है, वो एसेट होती है। ये माइंडसेट अगर फैमिलीज लेके आगे चढ़े तो हमारी लड़कियों को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और उनको आगे जाके अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ बनने का मौका मिलेगा। सो नंबर 1 ये चीज है, और नंबर 2 इज लड़कियों को भी आत्मविश्वास लाना बहुत जरूरी है, खुद पे विश्वास, और खुद इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली भी अपने पैर पे खड़े रहना और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना, और अंदर से बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि अगर उन्हें कुछ समस्या आए तो वो उसके बाहर आ सकती है और उन्हें साइलेंस में सफर करने का जरूरत नहीं रहेगा। जी जी, बहुत आपने कहा। आई थिंक एज अ फैमिली, आई थिंक ईच वन ऑफ अस वी शुड कम आउट एंड सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड, ताकि हम चर्चा की जगह साथ साथ हम कुछ कर भी सकें, वी कैन रियली मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी। यस, जरूर, बिल्कुल अंबिका। थैंक यू सो मच मानसी, थैंक्स फॉर योर टाइम। अब हम मुलाकात करेंगे रोहिणी मुखर्जी से, जो चीफ पॉलिसी ऑफिसर और हेड ऑफ गर्ल्स पोर्टफोलियो हैं नंदी फाउंडेशन में। वो नन्ही कली पहल का भी एक हिस्सा हैं। 1996 में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने वंचित बालिकाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से नन्ही कली प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। नन्ही कली 25 साल से ज्यादा से काम कर रही है लड़कियों के एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। लेकिन कोविड के दौरान कितना चैलेंजिंग रहा है कि बच्चे सीखते रहें लेकिन साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन भी रहे वायरस की अगेंस्ट। एंड अगर आप हमें बता सके नन्ही कली का एग्जैक्ट मिशन क्या है एजुकेशन में, और कोविड में आपने ये कैसे पूरा किया? जैसा कि आपने कहा, प्रोजेक्ट नन्ही कली 25 साल से हमारे देश में लड़कियों की स्कूली शिक्षा में सहायता कर रही है। कक्षा 1 या 2 की बच्ची नन्ही कली बन जाती है, शामिल होती है प्रोग्राम में, और फिर जब तक वो 10वीं परीक्षा पास नहीं हो जाती वो हमारे साथ होती है। हर रोज हर नन्ही कली को ट्यूशन दिलवाया जाता है। हर साल उसे एक किट मिलता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उसकी हर जरूरत पूरी हो। इस किट में पढ़ाई का सामग्री होता है और उसकी कुछ निजी जरूरतों का सामान भी होता है, जैसे अंडरगारमेंट, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह। इसके अलावा हर एक नन्ही कली के परिवार के साथ
उसके मोहल्ले के साथ, उसके गांव के लोगों के साथ हमारे प्रोजेक्ट टीम का बहुत गहरा संपर्क रहता है, जिसकी वजह से बालिका शिक्षा का मुद्दा हमेशा सबके ध्यान में रहता है। तो अभी तक 5 लाख लड़कियां नन्ही कली हो चुकी हैं, और 14 राज्यों में से। तो जैसा कि आपने कहा, अभी कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ और सब जगह स्कूलें बंद हो गई महीनों तक। हमने लेकिन नन्ही कलियों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। हमने वीडियो ग्रुप कॉल्स के जरिए अपने ट्यूटर्स की ट्रेनिंग जारी रखी। व्हाट्सएप पर नोट्स और वर्कशीट्स उनके पास पहुंचाते हम गए, और फिर ये जो ट्यूटर्स हैं अपने गांव की जो नन्ही कलियां हैं उनसे मिलकर उनके घर पे जाकर, ताकि ज्यादा बच्चे एक जगह ना इकट्ठे हो, उनको पढ़ाने लगे। उन तक टैबलेट्स पहुंचाए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टैबलेट्स, जिसके जरिए हमारी लड़कियों की पढ़ाई जारी रही और कोई रुकावट नहीं आया। रोहिणी जी, जैसे आपने बताया कि रुकावट नहीं आया और आपने 5 लाख से भी ज्यादा लड़कियों को एजुकेट कर चुके हैं हमारे देश में, विच इज वेरी क्रेडिबल और एक बहुत बड़ा नंबर है और जरूरत भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूएन सस्टेनेबल गोल का भी है, राइट टू एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, अगर हम लड़कियों को पढ़ाएं, नन्ही कली इतने सालों से जो कर रहा है, किस तरह उसका इफेक्ट एक कंट्री के, खासकर अगर मैं हमारे देश की बात करें, भारत पर किस तरह का, उसकी ग्रोथ पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, चारों तरफ इंडिया एंड एज वेल एज अब्रॉड बहुत रिसर्च में पाया गया है कि जब एक लड़की पढ़ लेती है, हर हाई स्कूल के बाद, 10वीं के बाद, हर 1 साल ज्यादा अगर वो पढ़ती है, उसके फैमिली में इनकम X नंबर ऑफ डॉलर्स बढ़ जाता है। और आप सोच सकते हैं कि हर फैमिली की इनकम अगर बढ़ रही है तो नेशनल इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। ये भी रिसर्च में देखा गया है कि जब एक लड़की पढ़ लेती है एक्स्ट्रा हाई स्कूल के बाद 3 साल 5 साल, मतलब ग्रेजुएट हो जाती है, अगर वो नौकरी करने लगे तो और भी अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी करे फिर भी देखा जाता है कि वो अपनी फैमिली के वेलफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। बच्चे उसके कम मेलनरिश्ड होते हैं, उसके बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, और उनके फैमिली जनरली उनका हेल्थ बेटर होता है। हर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, हर जो गवर्नमेंट का स्कीम उनके चारों तरफ है, उसके बारे में उसकी जानकारी होती है और वो अपने फैमिली के लिए उसको यूज करती है। तो जैसे आपने बताया कि अगर जॉब करे ग्रेट, नहीं तो किसी तरह उसकी उनकी फैमिली पे भी इम्पैक्ट करता है। सेहत पे आपका क्या ख्याल है कि कितना फर्क पड़ जाता है अगर एक लड़की एजुकेटेड हो तो वो अपनी फैमिली के सेहत, हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? बच्चों के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो रिपीटेडली हर सर्वे में देखा गया है। हम लोगों ने भी न्यूट्रिशन सर्वे 10 साल पहले किया था, और सरकारी जो न्यूट्रिशन सर्वेज है उसमें भी देखा गया है। चाइल्ड न्यूट्रिशन जब हम देखते हैं, वो बच्चे ज्यादा, उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छी होती है, वो कुपोषित नहीं होते हैं अगर उनकी माएँ जो हैं पढ़ी लिखी हों। और विद एवरी ईयर ऑफ एजुकेशन हम देखते हैं कि उनके बच्चों का स्टेटस बेटर होने की संभावना ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये सब शेयर किया। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर एस शांता कुमारी, जो हैं अध्यक्ष फेडरेशन ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया यानी कि फॉक्सी के। वो ट्रेजरर भी हैं फीगो की। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कह ले, लेकिन वायलेंस हर तरह की एक बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह ये एक लड़की या मैं औरत से अगर मैं सिंपली पूछूं कि किस तरह उनकी सेहत पर असर पड़ता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके का? ये जो वायलेंस जो है ना, जो ये बच्ची के ऊपर और औरत के ऊपर जो इल इफेक्ट होता है, वो उनका शारीरिक भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और मानसिक इम्प्लीकेशंस भी होती है। इसीलिए हम हमेशा जब जो सोसाइटी को और अपने पेशेंट्स को जो एडवाइस देते कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गर्ल चाइल्ड। अगर आप बच्ची को सही तरह का एजुकेशन देते, सही तरह का माहौल देते, वो बच्ची बड़े होके बहुत स्ट्रांग बनती है। और अगर जो बच्ची स्ट्रांग बनते हैं, वो हर किस्म का वायलेंस को अपोज कर सकते, वो हमारा जिम्मेदारी बनते हैं एज ए सोसाइटी, एज एन मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हमारा जिम्मेदारी जो बनते हैं कि हम अपने बच्चियों को और औरतों को हर तरह की वायलेंस का सामना करने का ताकत देना, और नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हमारा धर्म बनना। इससे बहुत ही सामाजिक और व्यवस्था का भी अच्छा होने का चांस है। और मैम,
आपने धीरा शुरू किया है, उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका मकसद क्या है, इसके पीछे जो मेन मोटिवेशन कह लीजिए या इसका एम क्या है धीरा का? मैंने जो इनिशिएटिव धीरा जो स्टार्ट किया है, धीरा का मतलब है नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो हर तरह का वायलेंस अगर हम स्टॉप कर सकते, वो अपने आप एक बहुत बड़ा सामाजिक न्याय बन सकते हैं। सो वी कैन गिव द गर्ल चाइल्ड द सिक्योरिटी which is needed and any sort of violence against women can be stopped। इसीलिए सबका जिम्मेदारी बनता है कि ये वायलेंस को हम ना बोले। सो इससे बच्ची का सेहत भी इम्प्रूव होता है, औरत का सेहत भी इम्प्रूव होता है, फैमिली का ऑटोमेटिकली देश का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना। सो दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जी मैम, एक आखिरी सवाल, ये गर्ल चाइल्ड डे पे, मतलब ये जो स्पेशल दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, खैर एक दिन नहीं रोज ही करना चाहिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? गर्ल चाइल्ड, वो लड़की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए। सो एवरीवन, आप लोग आपकी बच्ची का अच्छा देखभाल कीजिए, उनका एजुकेशन का व्यवस्था करिए, उनका अच्छा ग्रोथ के लिए जो भी हो सकता आप अपनी तरफ से कोशिश करना। सो जब आप आपका गर्ल चाइल्ड को अच्छा माहौल देते और स्वच्छता देते, उससे ऑटोमेटिकली दैट गर्ल चाइल्ड विल ग्रो अप टू ए हेल्दी वुमन एंड दैट विल एक्चुअली मेक द कंट्री मोर स्ट्रॉन्गर। देयर इज नथिंग न्यू, इट इज द कल्चर ऑफ आवर कंट्री एंड एवरी वन ऑफ अस व्हिच इज इम्पोर्टेंट। बनेगा स्वस्थ इंडिया के इस हफ्ते के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपके पास इस मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल, सलाह या कमेंट्स हैं या कोई ऐसा विषय जो आप चाहते हैं कि हम आने वाले समय में कवर करें, तो आप हमें ईमेल इस पते पर कर सकते हैं bsipodcast@ndtv.com। याद रखें, BSI का मतलब है बनेगा स्वस्थ इंडिया। आप हमसे बनेगा स्वस्थ इंडिया के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए मैं अंबिका सिंह कामा लेती हूँ विदा। सहमत रहें और सुरक्षित रहें।